गुड इवनिंग सबको। आज का हमारा चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन नया चैप्टर है। एवोल्यूशन पार्ट शायद तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से मतलब इस साल रिमूव कर दिया गया है, मुझे कंफर्म कर देना ताकि ऐसा ना हो कि मैं वही पढ़ा दूँ। अगर पढ़ने का मन करे तो बताना, पढ़ा देंगे। देखो, इस चैप्टर में कई टर्म्स ऐसे हैं जो जानने की तुम लोग को ज़रूरत है, ठीक है। मतलब तुम लोग 8th में इसका 30% नॉलेज लेके आए हो इस चैप्टर का, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मज़ेदार चैप्टर है ये, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। तो बारी बारी मैं इन टॉपिक्स, आज तुम लोग को सारे इन टॉपिक्स को समझाऊंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अलावा कुछ पढ़ने को बचा है नहीं, फिर भी बताना मेरे को अगर ऐसा हो। चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इन सब का मतलब, ठीक है। हेरिडिटी के अंदर आएंगे तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स और ट्रेट कुछ नहीं है। चाचा की मौसी की बुआ का लड़का बड़ा गोरा है, वो बड़ी अच्छी है, वो बहुत लंबी है, वो बहुत छोटा है। दीज ऑल आर कैरेक्टर्स। मीन्स कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ अपीयरेंस कैरेक्टर्स, ठीक है। यानी कि हम बोले कि मैं जो दिख रहा हूँ, जो तुम लोग को नॉर्मली जो भी दिख रहा है, जैसे कान, आँख, नाक, ये सब हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। आप कई लोग को उनके कैरेक्टर से ही पहचानते हो, ठीक है ना। अरे वो कौन था, शुभम, अच्छा वो जो लंबा वाला था। बात समझो मेरी, ठीक है ना। कैरेक्टर्स या ट्रेट्स का मतलब बाद में, हालांकि इनको जीन बोला गया, लेकिन वो बहुत पहले की बाद में बताऊंगा मैं उसको कि इनको जीन बोला गया। कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो है ये हमारी पहचान होते हैं, ठीक है। हमें जो फिजिकली दिखाई दे रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, ठीक है, दोज आर कैरेक्टर्स। बात समझ में आ गई। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? नोस एक कैरेक्टर है, लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। कान, ठीक है ना, ये क्या है आपके, जैसे कि हम बात करें कान, ये होते हैं ईयर लोब। इसका एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है। कई लोग के ईयर लोब जो होते हैं, ये जो है, इसे पिन्ना कहते हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ होता है, मीन्स हैंगिंग होता है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको दुनिया में देखेंगे कि ये हैंगिंग होता है, नीचे तरफ लटके हुए होते हैं। और कुछ लोग के ये चिपके हुए होते हैं एकदम, ठीक है ना। मतलब किस तरह हैंग नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अटैच रहते हैं। तो फ्री ईयर लोब जो हैंग करते हैं, और अटैच जो अटैच रहते हैं पूरे के पूरे ये ईयर पिन्ना से। बात समझ में आ गई आप लोग को। तो आप लोग का ये, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना, ये फ्री और ये अटैच में आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये आपके हैंग करते ही नहीं है। ये ज़्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, ये कम पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई। तो कैरेक्टर्स, जैसे और क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं? हाइट एक कैरेक्टर है, छोटे, लंबे, मिडल, ठीक है ना, ये भी एक कैरेक्टर है। बस स्किन कलर एक कैरेक्टर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं। बस में कैरेक्टर कह लो या ट्रेट कह लो, तो समझ में आ गया होगा। दूसरा है हेरिडिटी। चैप्टर के नाम में भी हेरिडिटी है, ये पूरा चैप्टर ही इस पर डिपेंड करता है। हेरिडिटी क्या है? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी, ठीक है। मतलब मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो हम मम्मी पापा की तरह, थोड़े मम्मी पापा की तरह लगते हैं, है ना। मतलब कि मम्मी थोड़ा, पापा थोड़ा, हम लोग मतलब कि बिल्कुल उनकी तरह नहीं होता है। इसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं होता है। तुम लोग को पहले ही बताया था 8th क्लास में, जो लोग मुझसे 8th में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हेरिडिटी का मतलब क्या है? सिंपल डेफिनेशन सुनो। माता पिता से बच्चे में जाने वाले कैरेक्टर की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। कैरेक्टर्स, ठीक है ना। बस में आ गई। द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जिसकी वजह से हम लगभग मतलब कि उनके जैसे हम मतलब थोड़ा बहुत जैसे कैरेक्टर्स मिलते हैं कि देखो उसकी आंखें मम्मी पे गई हैं, उसकी हाइट पापा पे गई है, ये जो होता है, ठीक है ना। और ये ट्रांसफ़र कैसे होता है अब वो पढ़ते हैं। तो ये बात समझ में आ गई तुमको। जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसफ़र मदर फादर से बच्चे के अंदर होना, इसी को हेरिडिटी कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। देन तीसरा, ये सिंबल, ये तुम लोग समझ लो। दिस सिंबल इज़ फॉर मेल, ठीक है। दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेल, ठीक है ना। तो ये मेल के मतलब कि अगर आप लोग को कहीं जब अभी आगे आप डायहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे तो आपको पूरा मेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंबल बनाओ, ठीक है ना। तो ये सिंबल मेल का होता है और ये सिंबल फीमेल का होता है, ठीक है ना। अ गर्ल एडेड पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, तो ऐसे तुम लोग याद रख सकते हो। खाली कहावत बोलिए, उड़ने मत लगना। बात समझ में आई। तो ये पॉजिटिव साइन तुमको दिख रहा है गोले के ऊपर, ये फीमेल का होता है, और ये ऊपर, ठीक है ना, ये होता है मेल का। ओके। तो अब ये गैमेट्स, ये वर्ड भी तुम लोग को 8th में बताया था, नहीं जानते जो लोग वो फिर से सुन लो। गैमेट्स या सेक्स सेल्स, ये क्या होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ मेल गैमेट इज स्पर्म या सेक्स सेल इज स्पर्म,
वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, मेटिंग के समय पार्ट लेते हैं और फ्यूज़ करते हैं एक दूसरे से, वो सेक्स सेल्स कहलाते हैं। ओके, तो मेल के केस में वो गैमेट क्या होता है, स्पर्म, क्योंकि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली स्पर्म। और फीमेल में क्या होता है, ओवम या एक्सेल। तुम लोग 8th में इसको पढ़ के आए हो। दीज आर गैमेट्स, इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। स्पर्म और एक्सेल, दीज बोथ आर नोन एज गैमेट्स और सेक्स सेल्स। मेटिंग के समय, कॉपुलेशन के समय, या सिंपली बोलूं तो सेक्स के समय, स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, अभी रिप्रोडक्शन में पढ़ के आए हो। स्पर्म वजाइना में इजैकुलेट होते हैं और ये जाके फ्यूज करते हैं ओवम से। अब किसका फॉर्मेशन हो जाता है, जाइगोट का। ओके, व्हेन द स्पर्म मीट्स एक्सेल, या हम सीधे बोले द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म मीट्स एक्सेल, क्योंकि स्पर्म पूरा तो जाता नहीं, ये न्यूक्लियस जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और इसी जाइगोट से फर्दर आगे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद फीटस बनता है। बस इसमें आ गई, ये भी आप पढ़ के, जाइगोट देन एम्ब्रियो देन फीटस। तो ये रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं, तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीज़ फिर से समझा देता हूँ। स्पर्म्स स्पर्म मेल से आ रहा है, ये मेल के कैरेक्टर को लेके आ रहा है। एक्सेल फीमेल में है तो ये फीमेल के कैरेक्टर, जब दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के मिक्स्ड कैरेक्टर ही तो होंगे जाइगोट में, जो आगे जाके बच्चा बनेगा, ठीक है। बस इसीलिए हम बिल्कुल सेम नहीं होते हैं कि बिल्कुल मम्मी की तरह हो या बिल्कुल पापा की तरह हो, नो। सेम होंगे तो उसे क्लोन कहते हैं, ठीक है। वी आर नॉट क्लोन। और ये क्लोन वर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग पढ़ के आए, जहाँ पे किसी रोज की कटी डंडी से दोबारा वैसे रोज उगाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नया पेड़ का कैरेक्टर ऐड ही नहीं हुआ है, तो नया कैरेक्टर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल दूसरे रोज प्लांट के तहत तुमको दूसरा रोज प्लांट भी लगेगा। गन्ने खेतों में तुमको जाके माइक्रोस्कोप लेके जाओ तो बात अलग है, वरना सारे के सारे गन्ने एक ऐसे लगते हैं, क्योंकि वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि वो टाइम बहुत कम लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी ये चीज़, ओके। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को जन्म देता है, यानी कि डिफरेंस पैदा करता है, ठीक है। इसीलिए हम सब डिफरेंस होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, बहुत ही कम वेरिएशन होता है, बहुत ही कम अंतर आता है उनके बीच में, ठीक है। देन अगला टॉपिक वहीं आ गया, वेरिएशन। द डिफरेंसेस, बहुत ध्यान देना, द डिफरेंसेस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीशीज। एक ही स्पीशी में, जैसे ह्यूमंस में क्या है कि दुनिया में बहुत से लोग हैं, करोड़ों से ऊपर, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन। अब उतने जो लोग हैं, ठीक है, ट्रिलियन मुझे नहीं पता है कि नहीं, अब उतने जो लोग हैं तो सबके सब एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। थोड़ा बहुत शक्ल मैच मिलना बात की बात है, लेकिन सबके सब में इतना डिफरेंस क्यों होता है, ड्यू टू दिस वेरिएशन। तो वेरिएशन इज व्हाट, वेरिएशन इज द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। एक ही स्पीशी में डिफरेंट तरह के आपको इंडिविजुअल दिखते हैं, किसी की नाक अलग, किसी की आंखें अलग, ठीक है ना। कोई बहुत मिल रहा है तो भी उसमें कुछ ना कुछ अलग। ट्विंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ट्विंस का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा आपको, कि है शायद है नहीं, लेकिन मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो होते हैं डिफरेंसेस होते हैं जो इंडिविजुअल्स में दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से सबके सब अलग अलग लगते हैं, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन अगर हम बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होल्ड करना, फुट निकल, मैं चल, कुकुर था मेरा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसमें कोई नया कैरेक्टर आके दूसरे से नहीं मिलता, वहाँ पे सेक्स सेल्स भी नहीं होती, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि आप ही के बॉडी के पार्ट, आपके मीन्स की खासकर प्लांट्स की बात करते हैं, उन्हीं के बॉडी के पार्ट से आलू में का जो आई था उसी को काट के लगा दिया, तो उसमें क्रोमोसोम वगैरह तो उसी आलू के है ना, तो बनेगा तो बिल्कुल वैसा ही प्लांट बनेगा ना। तो क्या इसमें वेरिएशन के चांसेस हैं? बिल्कुल आप ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि बिल्कुल नहीं होते, बहुत ही लिटिल वेरिएशन होता है, बहुत ही लिटिल, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। उसके पीछे भी इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें वेरिएशन जो होता है लगभग ना के बराबर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरह की सेल्स मिलती हैं, जैसे कि स्पर्म और एक्सेल, ये मिल रहे हैं तो एक नया कैरेक्टर का हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ मदर से आ रहे हैं, कुछ फादर से आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हमको कायदे से देखने में मिलता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैसा वेरिएशन हमको देखने को नहीं मिलता है। याद दिलाना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, ओके, नो टू पार्टनर मेल फीमेल, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टनर्स होते हैं मेल फीमेल, तो उनके कैरेक्टर्स मिलते हैं, तो एक नया कैरेक्टर लिख के दो रंगों को मिलाने के बाद एक नया रंग निकल आता है,
जो पेंटिंग करते होंगे वो जानते होंगे कौन से दो कलर मिलकर क्या बनाते हैं, हमको नहीं पता। तो ये बात समझ में आ गई, वेरिएशन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो अब तक जितने भी टर्म्स थे, ठीक है ना, वेरिएशन कुछ नहीं है, जो डिफरेंस मतलब कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा नहीं लगते हैं, वही वेरिएशन है, ठीक है ना। एक ही स्पीशी में बहुत से इंडिविजुअल्स होंगे लेकिन वो सब अलग अलग क्यों लगते हैं, ड्यू टू द वेरिएशन, ठीक है। अब ये क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। देखो समझने की कोशिश करना, वेरिएशन बहुत समय तक, बहुत जनरेशन्स तक लगातार होता रहता है और वो वेरिएशन किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर परमानेंट जगह ले लेता है। जब बहुत सालों तक चलेगा, बहुत डेकेड्स तक चलेगा वेरिएशन, ठीक है, सदियों तक चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वेरिएशन परमानेंट हो जाता है, ठीक है। और उस वेरिएशन को जब लगातार कोई किसी इंडिविजुअल में एक बहुत ही अलग डिफरेंस आ गया, कोई बहुत ही अलग वेरिएशन आ गया और कई जनरेशन्स तक उसने उस वेरिएशन को पास किया अपने बच्चों को, फिर अपने बच्चों को, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वेरिएशन की वजह से एक नई स्पीशीज़ भी आगे जाके देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। बस अब दुनिया जब बनी थी तब क्या हम पैदा होते थे ना, बिल्कुल ऐसे थे, ठीक है ना। तो अब तक हम जो इस जितना हमने सफ़र तय किया है, आज हम जो डेवलप्ड स्टेज में, इसका मतलब कि बहुत से वेरिएशन होते रहे और वो जमा होते रहे, जिसके थ्रू हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जाके और भी वेरिएशन होने के चांस हैं। बात समझ में आ गई। तो वेरिएशन जो होते हैं जब लगातार होते रहते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर जमा होता रहता है, कुमुलेट का मतलब होता है जमा रहना, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन आगे जाके एक नई स्पीशीज़ बना सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई। इसका प्रॉपर एग्जांपल तुमको बताता हूँ। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एज एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि सपोज कि दो बैक्टीरिया के स्ट्रेन थे, ठीक है। अब किसी वेरिएशन की वजह से क्या हुआ कि एक बैक्टीरिया जो था वो हीट रेजिस्टेंट हो गया। HR मीन्स हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट मतलब कि ज़्यादा गर्मी का अगर आसपास माहौल होगा तो भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर लेगा, ठीक है। बस समझ में आ गई। अब चांस की बात है कि जब ये पहली बार दुनिया में आया, इस तरह का वेरिएशन उसके अंदर हुआ, उसी वक्त अगर किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो ये वेरिएशन यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये आगे जाके रिप्रोड्यूस करे, ठीक है, फिर आगे जाके ये रिप्रोड्यूस करें, तुमको तो पता ही 20 मिनट के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर लेता है, तो क्या होगा, और ये भी प्रोड्यूस करेगा अपना, करने दो। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या होगा कि अब क्या हो रहा है कि मौसम बहुत गर्म होता जा रहा है, ठीक है, पानी भी गर्म हो रहा है, महासागर भी गर्म हो जाते हैं, यानी कि सीस ओशंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो हीट रेजिस्टेंट है ना, जब ऐसा माहौल आया कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये तो सर्वाइव कर गए, क्योंकि इनके अंदर क्या हो गया था, एक वेरिएशन था जो कि पॉजिटिव था, वेरिएशन पॉजिटिव वेरिएशन था क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट था। लेकिन जब ज़्यादा गर्मी बढ़ी तो ये बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए, ये ख़त्म हो गए। तो हमें एक नया वेरिएशन नई तरह की स्पीशीज़ मिल गई, यानी कि नया तरह का स्ट्रेन मिल गया, नई तरह की वैरायटी मिल गई कि जो बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट थे वो तो सर्वाइव कर गए क्योंकि उनके वेरिएशन ने उनको हेल्प किया। इस वेरिएशन ने उनको हेल्प किया, उनको क्या दिया, सर्वाइवल बेनिफिट दिया, सर्वाइवल प्रॉफिट दिया इस वेरिएशन ने। इसीलिए वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। आज हम इसी वक्त पे हमारे अंदर वेरिएशन ख़त्म हो जाए, हम जैसे हैं बिल्कुल वैसे रहें, आगे हमारे बच्चे भी जैसे हम हैं, ठीक है ना, वैसे रहें, एकदम कोई हाइट नहीं बढ़ रही किसी की, सब कहते हैं ऐसे ऐसे कैसे ही हैं, बुद्धि नहीं बढ़ रही किसी की, कोई एवोल्यूशन कर ही नहीं रहा, कोई बढ़ नहीं रहा है आगे। सपोज़ कि तुम ये कह लो रुक गए, हम जहाँ पे हैं वहीं पे हमारा वेरिएशन रुक जाए, तो आगे जो बदलती हुई कंडीशंस है तो दुनिया की, क्योंकि टाइम तो बदलेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती चली जाएगी, तो हम लोग शायद कोप ना कर पाएँ और आगे जाके हमारी जनरेशन सडनली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अभी जब देखो, अभी जब हम बात कर रहे हैं कि कोरोना की बात चल रही है, तो कोरोना से कई लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कई लोग जो एजेड है वो मर रहे हैं। इसको हम कुछ इस तरह देख लें कि कोई एक ऐसी बीमारी हो जो आए, ठीक है ना, तो कुछ लोगों के अंदर वेरिएशन की वजह से उसके खिलाफ एंटीबायोटिक्स हों और वो बीमारी उनके अंदर आए लेकिन वो सर्वाइव कर जाएँ, और कुछ के अंदर एंटीबायोटिक बन ही ना पाए क्योंकि उनमें कुछ खास वेरिएशन हुआ नहीं, ठीक है ना। तो वेरिएशन हमेशा हमको सर्वाइवल एडवांटेज देता है, ठीक है, हमें सर्वाइव करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो वेरिएशन इज़ अ पॉजिटिव वर्ड एक्चुअली। वेरिएशन की बात हो रही तो यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, म्यूटेशन भी एक वर्ड है, याद रखना। म्यूटेशन इज़ अ नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव मतलब कि म्यूटेशन मोस्ट ऑफ द केस में हार्मफुल ही देखने को मिलता है, पॉजिटिव नहीं। म्यूटेशन एक नेगेटिव वर्ड। क्या होता है म्यूटेशन, अभी आगे आपको पढ़ना है। म्यूटेशन क्या होता है कि आपके जीन में कोई एकदम से कोई चेंज हो जाए जिसकी वजह से नया कैरेक्टर आ जाए, सडनली कोई चेंज हो जाए, वो भी खासकर किसी केमिकल की वजह से, रेडियो एक्टिव, जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया तो उसकी वजह से म्यूटेशन देखने को मिला था वहाँ पे, ठीक है। तो ये म्यूटेशन एक हार्मफुल वर्ड होता है। ओके, जो आप देखते हो ना एक्समैन में म्यूटेंट्स होते हैं, वो किसी के कोई बहुत तेज़ भाग रहा है, कोई उड़ रहा है, ऐसा भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। तो ये वेरिएशन आपको देखना, तो ये क्या हुआ कि ये जो बैक्टीरिया था इसने अपनी जनरेशन्स को वेरिएशन पास किया, अगले उसने उस जनरेशन को पास किया, दूसरे ने फिर उसको पास किया,
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये सब के सब क्या हो गए, हीट रेजिस्टेंट थे, तो उन्होंने सर्वाइव कर लिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को, ये बियर कर गए आराम से, और इसलिए ये जिंदा रहे। जबकि जिसमें वेरिएशन नहीं हुआ वो क्या हो गया, खत्म हो गए। तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन गिव्स एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल बेनिफिट, ठीक है ना। और ये वेरिएशन जब कई जनरेशंस तक लगातार होते रहते हैं तो एक नई स्पीशी हमको देखने को मिलती है। जैसे हमने यहाँ देखा कि नीला जो बन गया, ये एक तरह नई तरह की स्पीसी आ गई जो कि इससे बिल्कुल डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि ये हीट से नहीं लड़ पाए, ये बच गए। ठीक है, समझ में आया तुमको? तो इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अब आपका दिमाग खराब करेंगे मेंडल भाई साहब, ठीक है, अच्छे आदमी थे, लेकिन उनका क्या था कि वो मैथमेटिशियन थे, ठीक है ना, और अरे बहुत कुछ थे वो, ठीक है ना, और प्रीस्ट भी थे, प्रीस्ट ही थे शायद। तो ये क्या हुआ कि अपने गार्डन में इन्होंने खूब ढेर सारे मटर के पौधे उगा रखे थे। तो मटर के पौधे, अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, पता नहीं उनको क्या मजा आया कि उन्होंने बायोलॉजी में घुसने की सोची, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वो उस फील्ड के नहीं थे तो उनका जो काम था बहुत सालों तक अनरिकग्नाइज था। मतलब लोग कहते थे कि भाई ये तो मैथमेटिशियन है, इसने इतने रूल दे दिए बायोलॉजी में, पहला क्या बेस था इसका, हम इनकी बात क्यों माने। तो उनका जो वर्क था वो बहुत दिनों तक पब्लिश ही नहीं हुआ। कई सालों बाद उनका वर्क पब्लिश हुआ था मेंडल भाई साहब का, हालांकि थे बहुत दिमागी। तो मेंडल जी के, वैसे तो हमको नेक्स्ट ही क्लास में करना है, लेकिन दो टर्म्स को मैं आज ही क्लास में समझा देता हूँ, क्रोमोजोम और जीन, ठीक है। क्रोमोजोम को आपको मैं 9th में कई बार समझाया था, ठीक है ना। जब मैंने क्रोमोजोम की बात की थी तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर लें, तो ह्यूमन्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं, दिमाग में लाओ। अगर नंबर की बात करोगे तो 46 और पेयर की बात करोगे तो 23। मतलब हर स्पीशीज़ का क्रोमोजोम नंबर स्पेसिफिक होता है। हम में 46 है तो है, ठीक है ना। दुनिया में किसी भी ह्यूमन के पास जाओगे तो उसकी हर एक सेल में तुमको 46 क्रोमोजोम मिलेंगे, हर एक सेल में, ठीक है ना। गैमेट्स को छोड़ के, ये बात तो आपको बताना ही भूल गया, ये मैंने आपको पहले बताया था कि गैमेट्स में जो क्रोमोजोम होते हैं वो आधे होते हैं। ये भी बताया था क्यों होते हैं। ये स्पर्म है तो इसमें सिर्फ 23 क्रोमोजोम होंगे नंबर में, और इसमें भी 23, यानी एक्सेल में भी 23 ही होंगे, ठीक है। एक्सेल मतलब ये, सॉरी, ये स्पर्म और ये एक्सेल, इसमें भी 23 ही होंगे। ऐसा क्यों? कॉमन सी बात है कि हमारी हर एक सेल, हमारी हर एक बॉडी की सेल में, ठीक है, बॉडीली सेल्स, हम सोमैटिक सेल्स जिसे हम कहते हैं, उनमें 46 नंबर होता है क्रोमोसोम का, मतलब 23 पेयर होता है, ठीक है। लेकिन गैमेट्स में आधा नंबर क्यों होता है? उस आधे को भी हम n कहते हैं। अगर ये n है तो इसमें 23 और जोड़ दो, 46 कर दो तो क्या हो जाता है, 2n हो जाता है। इस 2n को हम डिप्लॉयड बोलते हैं और इसे कहते हैं हैप्लॉयड। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड, दिमाग में डाल लो, ठीक है। स्पर्म और एक्सेल, इनमें नंबर जो होता है आधा हो जाता है क्रोमोसोम का, जो हमें पूरी बॉडी में प्रेजेंट जो होता है। और जबकि बाकी बॉडी सेल्स में, जिनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, उसमें नंबर कैसा होता है, डिप्लॉयड, यानी 46 पूरा होता है, इसमें सिर्फ 23 होता है। क्यों होता है? कॉमन सी बात है, जब मेटिंग होती है तो स्पर्म और एक्सेल मिलता है, उसी जाइगोट से क्या हो जाता है, आगे जाके बेबी डेवलप होता है, ठीक है ना। जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, ठीक है। और जब 23 मिलेंगे तभी तो 46 नंबर जो नॉर्मल बॉडी क्रोमोसोम नंबर है तो रिटेन हो पाएगा। अगर 46 ही 46 होता है तो फिर तो कुछ गड़बड़ हो जाता ना मामला, वो तो हमारे नंबर है ही नहीं। हमारी स्पीशीज़ का नंबर क्या है, क्रोमोसोम 46, और ये मेंटेन होता है जब स्पर्म एक्सेल दोनों हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके आते हैं, मतलब जो होता है एक्चुअली में उसके आधे आधे लेके आते हैं। तो ये देखने को मिलता है। नाउ तो क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। जब मैंने बोला, आपको 9th में मैंने बताया था क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को मिला के क्या बनता है, क्रोमोसोम। मतलब मैंने कहा कि ये डीएनए है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, इसे बिल्कुल धागे की तरह, तो ये डीएनए ही है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर, जब ये इस तरह धागे की तरह पूरा फैला है ना, जैसे कि मैं तुमको यहाँ बताता हूँ, ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये सपोज कि ऐसे फैला हुआ है पूरा में, तब तक ये डीएनए है। क्या है, डीएनए, ठीक है। लेकिन इसको हम नाम देते हैं इस समय, इस स्टेज में, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर नाम देते हैं। जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है, मतलब कि मान लो कि इस सेल को 1 से 2 बनना है, ठीक है, 2 बनना है, उस समय ये क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है। और कंडेंस होने के लिए ये इस्तेमाल कैसा करते हैं, मान लो कि तुम्हारे घर में कोई पतंग उड़ाता है या तुमने देखा होगा तो सद्दी होती है, सद्दी, ठीक है।
एक 30 रुपये वाली सद्दी लेके आओ, पूरा खोल दो, पूरे कमरे में फैल जाएगा, पूरे कमरे में वो सद्दी फैल जाएगी हर जगह, ठीक है। लेकिन एक वो आता है ना, अरे वो जिसके ऊपर सद्दी लिपटी रहती है, ठीक है ना, वो गत्ते का जो होता है गोल गोल, ठीक है, उस पर जब तुम उस पूरे को लपेट दोगे तो पूरे कमरे में जो सद्दी फैली हुई है ना, वो पूरी की पूरी इतने में आ जाएगी, लिपट जाएगी। यार धागी सुई धागा का डिब्बा होता है उसमें देख लो यार, ठीक है। तो उसी तरह जो डीएनए पूरा फैला हुआ है ना, यानी क्रोमेटिन फाइबर, ये पूरा सिकुड़ता चला जाता है, लेकिन किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, कि ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। वैसे तो ये 8 तरह के ऑक्टोमर से मिला के बना होता है, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है। और ये काले से मैं डीएनए बना रहा हूँ, तो क्या हुआ कि डीएनए इसके ऊपर रोल किया, फिर अगला हिस्टोन प्रोटीन आ गया, उसके ऊपर रोल कर गया, फिर अगला हिस्टोन प्रोटीन आ गया, इसके ऊपर रोल कर गया। इस तरह रोल करते करते क्या होता है, ये पूरी तरह कंडेंस हो जाता है, लिपट जाता है पूरा और छोटी जगह बना देता है, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है। और आपको पता है ये क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग, डीएनए ही है, बस टुकड़ा हुआ, ठीक है। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन टुगेदर फॉर्म अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज नथिंग बट अ कंडेंस्ड डीएनए। यानी कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो सपोज कि मैंने इसको ओपन ऐसे पकड़ कर ओपन किया, वैसे मतलब मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, उंगली से नहीं पकड़ सकता कोई, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे ऐसे फिर से फैलता चला जाएगा, जैसे कि क्रोमेटिन फाइबर था, जैसे कि ये है। और जब सिकुड़ जाता है तो ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई हो। इसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम इज नथिंग बट डीएनए एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ना समझ में तो सवाल पूछ लेना, दोबारा समझा देंगे। जीन क्या होती है ये भी जान लो। जब हम क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि डीएनए, यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मिलकर बना है। जीन समझने के लिए आपको डीएनए समझने की ज़रूरत है। मतलब आपने क्रोमोसोम को खोला तो आपको डीएनए दिखाई दिया, तो ये डीएनए मैंने पहले भी आपको बताया था। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आपको पढ़ाना नहीं है, वरना प्रॉपर डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन सब बनाता। लेकिन फिलहाल आप समझ लो कि ये सपोज कि डीएनए है। डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल मतलब कि एक ये देखो स्ट्रैंड जा रहा है ऐसे, और एक ये स्ट्रैंड जा रहा है ऐसे, तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, 2 स्टैंडर्ड है, ठीक है। ह्यूमन डीएनए की हम बात कर रहे हैं तो डबल स्टैंडर्ड होता है। नॉर्मली डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बहुत कम में पाया जाता है। हम में नहीं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म में, लोअर ऑर्गेनिज्म में। तो क्रोमोसोम से हमने क्या जीन की बात कर रहे हैं, तो जीन क्या होती है? ये मैंने ऐसे कुछ सेगमेंट्स बनाए हैं, ठीक है। हमारे क्रोमोसोम पे जो एक मान सपोज मैंने ये नीले से ये सेगमेंट हो गया, एक ये दूसरा सेगमेंट हो गया। दीज लिटिल सेगमेंट्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए आर नोन एज जीन। दीज सेगमेंट, जैसे ये एक सेगमेंट हो गया नीला वाला, ये एक सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होता है। आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, पढ़ाने का तो मेरा बहुत मन है, लेकिन कोर्स में नहीं है, तो आप सिंपली इसको पहले समझो, बाद में मन करेगा आपका बोलना तो मैं पूरा मस्त बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। जब हम जीन की बात कर रहे हैं तो जीन आर द स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना। जीन आर नथिंग बट द स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑन डीएनए। और इनका काम क्या है, क्रोमोसोम और डीएनए दोनों का, सॉरी क्रोमोसोम और जीन का? क्रोमोसोम नोन एज हेरेडिटी वेहिकल और जीन इज नोन एज हेरेडिटी यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? मदर फादर से, ठीक है ना, स्पर्म जब जाता है तो क्रोमोसोम्स लेके जाता है, ठीक है ना, क्रोमोसोम लेके जाता है, उसी के अंदर डीएनए है। डीएनए के फ्रेगमेंट जो है, सेगमेंट जो है, उन्हीं को जीन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लेके कौन जा रहा है? लेके तो पहले क्रोमोसोम ही जा रहा है ना, क्रोमोसोम ही तो जा रहा है ना। व्हीकल का काम क्या होता है? गाड़ी लेके जाने वाली। तो क्योंकि क्रोमोसोम कैरेक्टर्स को, दिस क्रोमोसोम्स कैरी द जीन्स, कैरी द डीएनए फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। लेके कौन जा रहा है? क्रोमोसोम। इसलिए इसका नाम क्या है? व्हीकल, हेरेडिटी व्हीकल। इन कैरेक्टर्स को लेके जाने वाला। एक्सप्रेस कौन हो रहा है वहाँ जाके? जिसकी वजह से सपोज कि हाइट का जीन है, इसके सामने याद रखना, हाइट का जीन अगर इधर है तो इसके सामने
इसी का एक और एलील होगा, खैर छोड़ो वो तुम अभी नहीं समझ पाओगे। हाइट का है, ये आई कलर का है, बताऊंगा बाद में, आई कलर का है, ठीक है। तो हाइट, आई कलर, ठीक है, ये सब जीन्स हैं, मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबल है किसी ना किसी कैरेक्टर के जो बच्चे के अंदर जाके एक्सप्रेस होगा। मतलब जब फीटस बन गया उस बनते वक्त ही ऐसे आई कलर डिसाइड हो जाएगा, तो ये इसकी वजह से ये कुछ खास तरह का जीन प्रोटीन को इन्फॉर्मेशन देगा और वो प्रोटीन जाके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत कुछ होता है, लेकिन फिलहाल तुम लोग ये समझो, ठीक है ना, कि ये जो जीन है ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसकी वजह से बच्चे का भूरा आइस का, नीला आइस का या काला आइस का जो भी है आएगा, ठीक है ना, जैसा कि माता पिता से मिला होगा इसको। तो क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस करता है जाके, इसी की वजह से कैरेक्टर्स आते हैं हमारे अंदर, इस जीन की वजह से ही कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हेरिडिटी यूनिट, जिसकी वजह से एक्सप्रेस होते हैं कैरेक्टर्स, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये क्रोमोसोम, ये जीन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, कुछ भी ना समझ में आया हो आ जाए सवाल पूछ लेना, ठीक है। चलो।